गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है रीतिकाल, और रीतिकाल में आज हमारी ये दूसरी क्लास है। आज हम रीतिकाल में केशवदास जी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट कवि है। यहाँ से प्रश्न क्या है, एग्जाम में आते हैं। तो केशवदास यानी सबसे पहले रीतिकाल का कवि केशवदास, केशव दास, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। केशवदास यानी इनका जन्म 1555 ईस्वी में, मृत्यु 1617 ईस्वी में, जन्म स्थान बुंदेलखंड, पिता पंडित काशी प्रसाद मिश्र, जाति सनाद्य ब्राह्मण, आश्रयदाता और नरेश इंद्रजीत। यानी केशवदास की अब रचना देखते हैं। प्रमुख रचना कौन कौन सी है केशवदास की? प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले रसिक प्रिया, यानी केशवदास की प्रथम रचना पूछी जाती है तो है रसिक प्रिया, 1591 ईस्वी में। इसमें लिखो, यह केशवदास की प्रथम रचना है। इस रचना का विभाजन 16 प्रकाशों में किया गया है। आगे लिखो, यह रचना रस और नायिका भेद से संबंधित है। संबंधित रचना है। यह रचना रुद्र भट्ट की श्रृंगार तिलक रचना से प्रभावित मानी जाती है। यानी केशवदास का जन्म पूछा जाता है तो उनका जन्म कब होता है? 1555 ईस्वी में। उनकी मृत्यु है वो 1617 ईस्वी में होती है। जन्म स्थान पूछा जाता है भी, केशवदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो बुंदेलखंड में है। पिता पंडित काशी प्रसाद मिश्र हैं। उनकी जाति सनाद्य ब्राह्मण है। आ से जाता और नरेश इंद्रजीत, इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख रचना है रसिक प्रिया। कौन सी है पहली रचना? यानी केशवदास की सर्वप्रथम रचना पूछी जाती है तो वो रसिक प्रिया है। प्रकाशन वर्ष है उसका 1591 ईस्वी में। यह केशवदास की प्रथम यानी सर्वप्रथम रचना पूछी जाती है कि केशवदास की सर्वप्रथम रचना बताओ, तो रसिक प्रिया सर्वप्रथम रचना है।
इस रचना का विभाजन यानी विभाजन पूछा जाता है कि रसिक प्रिया रचना है, इसका विभाजन कितने प्रकाशों में किया गया है, तो 16 प्रकाशों में इसका विभाजन किया गया है। और यह रचना यानी रस और नायिका भेद से संबंधित मानी जाती है। रसिक प्रिया रचना कैसी है, यानी इसमें रस और नायिका भेद के श्रृंगार का वर्णन किया गया है रसिक प्रिया में। और यह रचना रुद्र भट्ट की श्रृंगार तिलक रचना से प्रभावित रचना मानी जाती है। यानी रुद्र भट्ट की श्रृंगार तिलक रचना से प्रभावित होकर ही केशवदास ने क्या है इस रचना को लिखा था। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी रचना आती है कवि प्रिया। कवि प्रिया प्रकाशन वर्ष 1601 ईस्वी। इसमें लिखो यह रचना हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम काव्य शास्त्री रचना मानी जाती है। मानी जाती है। इस रचना का विभाजन 16 प्रभावों में किया गया है। यह रचना अलंकार से संबंधित है। यानी इस रचना में क्या है अलंकारों का वर्णन किया गया है। और यह रचना दंडी द्वारा रचित काव्यदर्श और केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर से प्रभावित रचना मानी जाती है। अगली रचना आती है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इंपॉर्टेंट रचना है। प्रकाशन वर्ष होता है 1601 ईस्वी में। इसमें लिखो यह रचना राम कथा से संबंधित प्रवचनात्मक शैली में रचित मानी जाती है। रचित रचना मानी जाती है। इस रचना में का विभाजन
39 प्रकाशों में किया गया है। जिसको दो भागों में बांटा गया है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पूर्वार्ध भाग है ना, पूर्वार्ध भाग में 20 प्रकाश दिए गए हैं और उत्तरार्ध भाग में 19 प्रकाश का वर्णन मिलता है। यानी कवि प्रिया, कवि प्रिया 1601 ईस्वी में है। ये केशवदास की इंपॉर्टेंट रचना है कवि प्रिया, और यह रचना हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय रचना कौन सी है, तो वो केशवदास की कवि प्रिया रचना है। इस रचना का विभाजन है वो 16 प्रभावों में किया गया है। 16 प्रकाशों में पूछा जाता है तो रसिक प्रिय है, 16 प्रभावों में पूछा जाता है तो कवि प्रिय है। यानी कवि में वह आता है तो यहाँ भी क्या है वह, और रसिक में क्या आता है तो प्रकाश में भी क्या है क्या आता है। इस रचना में यानी अलंकारों से संबंधित रचना मानी जाती है। इस रचना में क्या है अलंकारों का वर्णन किया गया है। यह रचना दंडी द्वारा रचित काव्य दर्श, यानी दंडी की कौन सी रचना है काव्य दर्श, और केशव मिश्र द्वारा रचित रचना है अलंकार शेखर। इससे प्रभावित होकर इस रचना को केशवदास ने लिखा है। रामचंद्रिका, यानी इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है 1601 में। यह रचना राम कथा से संबंधित प्रबंधनात्मक शैली की रचना मानी जाती है। और इस रचना का विभाजन क्या है 39 प्रकाशों में किया गया है। कितने प्रकाशों में किया गया है 39 प्रकाशों में किया गया है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। बाद में क्या है इसको दो भाग में बांट दिया। इसका जो पूर्व का भाग है इसमें तो 20 प्रकाश का वर्णन है और दूसरे भाग में है तो 19 प्रकाश दिए गए हैं। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो रामचंद्रिका रचना केशवदास ने एक रात में लिखी थी, एक रात में लिखी। यानी जो रामचंद्रिका रचना है उस रचना को केशवदास ने एक ही रात में लिख दी थी। यानी इस रचना को उन्होंने एक रात में पूरा कर दिया था। इस रचना में विविध प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है, छंदों का वर्णन किया गया है। जिसके कारण राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। और इस रचना के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का
प्रेत का है। अगली रचना लिखो। वीर सिंह देव चरित। ये 1607 ईस्वी में। रतन बावनी, ये भी 1607 ईस्वी में प्रकाशित है। जहांगीर जस चंद्रिका, ये 1612 ईस्वी में। ये तीनों रचनाएं क्या है? प्रबंधनात्मक है। और इन तीनों रचनाओं में आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। अब नोट लगाकर लिखो। रतन बावनी रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डिंगल भाषा की मानी है। यानी रतन बावनी जो रचना है, इसकी भाषा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? डिंगल भाषा मानी है। और इस रचना में अकबर और रतन सिंह के युद्धों का वर्णन किया गया है। युद्धों का वर्णन किया गया है। और यह क्या है? वीर गाथात्मक ग्रंथ है। रतन बावनी कैसा ग्रंथ है? वीर गाथात्मक ग्रंथ माना है। यानी रामचंद्रिका रचना वो केशवदास ने क्या है? एक रात में लिख दी थी। यानी जिस रचना को लिखने में 2-2, 2.5 समय वर्ष लगते हैं, और इस रचना को केशवदास ने एक रात में लिख दी थी। केशवदास यानी इतना महान कवि था कि रामचंद्रिका को उन्होंने एक ही रात में लिख डाली। और इस रचना में क्या है? विविध प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है, जिसके कारण राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौन सी रचना है जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशवदास की रामचंद्रिका रचना है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत का है। इस रचना के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे क्या है? कठिन काव्य का प्रेत का है, क्योंकि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किए जाने के कारण ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी में है। रतन बावनी 1607 ईस्वी में है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में है। ये तीनों प्रबंधनात्मक रचना मानी जाती है। और इन तीनों रचनाओं में क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। फिर आता है रतन बावनी। यानी रतन बावनी उनकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना का डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का? डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। और इस रचना में अकबर और रतन सिंह के युद्धों का वर्णन किया गया है, जिसके कारण यह वीर गाथात्मक ग्रंथ भी माना जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना आती है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता प्रकाशन वर्ष है 1610 ईस्वी में। इसमें लिखो, यह
यह संस्कृत साहित्य के कीर्तन कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित प्रतीकात्मक शैली में रचित रचना मानी जाती है। और इस रचना में क्या है, मोह पर विवेक की विजय का विवरण किया गया है। मोह पर विवेक की विजय का वर्णन किया गया है। अगली रचना आती है नखशिख। इस रचना में राधा के नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगली रचना आती है छंदमाला। छंदमाला इस रचना का विभाजन दो भागों में किया गया है। दो भागों में किया गया है। यानी जो छंदमाला रचना है इसका विभाजन दो भागों में किया गया है। पहले भाग में 77 प्रकार के वर्णिक छंदों का वर्णन किया गया है। वर्णिक छंद। और दूसरे भाग में 26 प्रकार के मात्रिक छंदों का वर्णन किया गया है। विज्ञान गीता है ये 1610 ईस्वी में इसका क्या है, प्रकाशन हुआ है। यह संस्कृत साहित्य में कृष्ण कवि द्वारा रचित है। यानी कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय ये रचना किसकी है? प्रबोध चंद्रोदय रचना है कृष्ण कवि की। और इस रचना प्रबोध चंद्रोदय नाटक है ये इस पर आधारित प्रतीकात्मक शैली में लिखी जाती है। पूछा जा सकता है कि विज्ञान गीता है वो किस शैली में लिखी गई है? तो प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। मोह पर विवेक का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो विज्ञान गीता में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नखशिख यानी इस रचना में क्या है? राधा के नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि केशवदास की कौन सी रचना है जिसमें राधा के नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो वो नखशिख रचना है। छंदमाला इस रचना का विभाजन है वो दो भागों में किया गया है। और पहले भाग में क्या है? 77 प्रकार के वर्णिक छंद हैं और दूसरे में 26 प्रकार के मात्रिक छंदों का वर्णन किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब केशवदास की रचना कंप्लीट हो गई है। उनकी विशेष तथ्य देखते हैं केशवदास के बारे में। अब लिखो विशेष तथ्य। विशेष
तथ्य। रीतिकाल के हिंदी साहित्य में रीतिकाल परंपरा, यानी हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में रीतिकाल परंपरा के सर्वप्रथम रीति ग्रंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति ग्रंथ के प्रवर्तक। आगे लिखो। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, सुंदर के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब लिखो। रीतिकाल में सर्वप्रथम अलंकारवादी व सर्वांग निरूपक कवि केशवदास माने जाते हैं। अब लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास को यानी केशवदास को सर्वाधिक सफलता मिलती है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वांध योजना में। स्वांध योजना क्लासिक का पंडित केशवदास को किसने कहा है? ये वचन सिंह ने कहा है। और भाषा का मिल्टन, यानी केशवदास को भाषा का मिल्टन मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं। आगे लिखो। रीति शास्त्र परंपरा की आलोचना करते हुए केशवदास जी ने दो संचारी भाव आदि और विवाद, ये दो संचारी भाव का प्रतिपादन किया है। किसने किया था? केशवदास ने। यानी विशेष तथ्य में क्या है? हिंदी साहित्य में रीति परंपरा के सर्वप्रथम यानी रीति ग्रंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीति ग्रंथ के प्रवर्तक कौन है? तो केशवदास हैं रीति ग्रंथ के प्रवर्तक। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार
रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। पूछा जाता है कि रीतिकाल का प्रवर्तक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किसको माना है, तो केशव दास को माना है। और रीतिकाल में सर्वप्रथम अलंकारवादी यानी सर्वप्रथम अलंकारवादी व सर्वांग निरूपक कवि है, वो किसको माना जाता है, केशव दास को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है अलंकारवादी और सर्वांग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव दास को सर्वाधिक सफलता पूछी जाती है तो वो किसमें मिलती है, स्वांध योजना में। यानी केशव दास को सर्वाधिक सफलता है वो स्वांध योजना में मिलती है। क्लासिक का पंडित किसने कहा है केशव दास को, ये वचन सिंह ने कहा है। और भाषा का मिल्टन पूछा जाता है कि भाषा का मिल्टन है वो केशव दास ने किसको कहा है, यानी केशव दास को कहा है तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। भाषा का मिल्टन केशव दास को मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीति शास्त्र परंपरा की आलोचना करते हुए केशव दास ने दो संचारी भाव, एक तो आदि है, दूसरा क्या है, विवाद, इनका भी प्रतिपादन केशव दास के द्वारा ही किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में सूरदास व तुलसीदास के बाद तीसरे प्रमुख कवि केशव दास को माना है, केशव दास को माना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी केशव को कवि हृदय नहीं मिला है, नहीं मिला। उनमें वह सहजता व भावुकता नहीं थी, भावुकता नहीं जो एक कवि में होनी चाहिए, जो एक कवि में होनी चाहिए। ये बात किसने कही है, ये शुक्ल ने कही है। अब शुक्ल के अनुसार लिखो, आचार्य शुक्ल के अनुसार अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले, प्रधान समझाने का चमत्कारी कवि केशव दास थे, केशव दास थे। एक शुक्ल के अनुसार परिभाषा और है, काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले केशव दास ने किया है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि भक्ति काल के सबसे
सबसे पहले कवि केशव हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा में मुक्तक के साथ साथ प्रबंधनात्मक प्रबंधात्मक रचना का सूत्रपात किया है। हिंदी साहित्य में सूरदास व तुलसीदास के बाद तीसरे प्रमुख कवि किसको माना है? केशवदास को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ये बात किसने कही है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला है, कि उनमें वह सहजता व भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह बात किसने कही है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? अलंकार का स्थान प्रदान समझाने का चमत्कारी वर्णन है वो सर्वप्रथम किसने किया था? वो केशवदास ने ही किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? काव्य रीति का सम्यक यानी समावेश पहले किसने किया है? वो केशवदास ने किया है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भक्ति काल में सबसे पहले कवि केशव हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा व मुक्तक के साथ साथ प्रबंध की रचना का भी क्या है? सूत्रपात किया है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम आज क्या है केशवदास को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।